हेलो फ्रेंड्स, मेधा आईएएस के द्वारा मोविशाला के माध्यम से राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय के लिए आज हम सब लोग एक साथ एक मंच पे एकत्रित हुए हैं। राजनीति विज्ञान एक व्यवहारिक विषय है और हालांकि राजनीति विज्ञान के संबंध में कई अलग अलग की भ्रांतियां भी समाज में मौजूद हैं। राजनीति विज्ञान जो विषय है उसके कई सारे खंड हैं, उन सब खंडों की चर्चा भी हम लोग इसमें करेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई जो राजनीति विज्ञान दो भागों में मैंने बांटा है। एक इसका यूपीएससी का जो पार्ट है, दूसरा जो इसका बीपीएससी वाला पार्ट है ना। यूपीएससी में भी अगर हम इसकी बात करें तो यूपीएससी में इसके दो पेपर होते हैं, है ना। यानी कुल 500 मार्क्स के इसके ये पेपर बनेंगे। और जब 500 मार्क्स के ये पेपर बनते हैं तो अब इसमें आप देखिए कि भाई जो पेपर 1 का सिलेबस है, इस पेपर 1 में आपको थॉट, थिंकर, है ना, थियरी, ये सब आपको इसमें पढ़ने हैं, ये सब इसमें आपको जानने हैं। इसी में पेपर 1 में ही आपको इस थिंकर और थियरी के अलावे जो विषय आपको जुड़ेंगे वो आईजीपी वाला पार्ट होगा, जिसको इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर आप इस सेकंड पेपर के बारे में बात करें तो सेकंड पेपर में आईआर की थियरी है एंड इंडिया एंड वर्ल्ड है। ये बस इतना ही भाग में ये चीज बटा हुआ है, यही हम लोगों को पढ़ना है। बीपीएससी में एक ही पेपर होता है, बीपीएससी में पेपर अलग अलग नहीं है, यानी इसमें एक ही पेपर होगा, पेपर 1। और इसी पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 भी 2 खंडों में होगा, जिसको कहेंगे हम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। उसी तरह से पार्ट 2 भी 2 सेक्शन में बटा होगा, है ना। और इस तरह से ये चीजें हम लोगों को जाननी है। मैं जो ये पॉलिटिकल साइंस के विषय को लेकर आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के अप्रोच को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे जैसे थिंकर वाला कुछ पार्ट आएगा, कुछ ऐसे थिंकर हैं जो बीपीएससी में है, यूपीएससी में नहीं है, यूपीएससी में है, बीपीएससी में नहीं है, तो वो सब मिलाकर पढ़ लेंगे ताकि हॉलिस्टिक पूरा सिलेबस एक साथ कवर हो जाए। ये नहीं कि अब बीपीएससी को पढ़ना हो तो उसके लिए अलग से, फिर यूपीएससी को पढ़ना हो तो उसके लिए अलग से। बातें सेम जाननी समझनी है, थोड़ा सा लिखने का जो ये है वो थोड़ा अलग अलग है, तो उसकी भी चर्चा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उसकी भी चर्चा हम लोग करते भी चलेंगे। और कैसे लिखना है, क्या उसका ये हो, ये मैं एक अलग से आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा एपिसोड आपके सामने उपस्थित करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि आंसर राइटिंग इसका कैसे करना है, कैसे इसको आंसर हम डिजाइन करेंगे जिसमें अच्छे से अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकें।
आज जो हम इस पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, इसमें हम लोग टॉपिक आज जो लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं, वो टॉपिक वो जो टॉपिक हम लोगों के बीच अब चर्चा के अंतर्गत आ रहा है, वो टॉपिक है जो चिंतक वाला पार्ट है ना। आमतौर पे विद्यार्थियों को इसमें काफी परेशानी रहती है कि इसको कैसे करें, कैसे इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें, कैसे इसका हल निकालें। ये बड़ी असमंजस की अवस्था विद्यार्थियों के बीच मौजूद रहती है ना। तो विद्यार्थियों की जो असमंजसता है, और ऐसा भी मत मौजूद है समाज में कि भाई लोग कहता है कि चिंतक वाला पाठ बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत करता है, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली बात कि मैं ये कह दूं कि जो चिंतक वाला पार्ट मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, इसको रटना नहीं है भाई। ये रटने वाला पार्ट नहीं है। हमको ये अनुमान लगाना है कि ये चिंतक क्या कह सकता है ना। तो मान लीजिए कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो कई बार आप जब किसी को सुनते हैं, किसी के बारे में आप सोचते हैं, तो आपस में मित्र ही हैं आपके। तो कोई आकर आपसे कहता है कि आपका मित्र ऐसे ऐसे आपके बारे में कह रहा था, आप तुरंत जवाब देते नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता। आपने अनुमान लगाया कि वो क्या कह सकता है, तो आपने क्यों ऐसा अनुमान लगाया और आप अनुमान लगा पाने में कैसे सफल हुए? तो इसलिए क्योंकि आप उस पूरे परिवेश से परिचित हैं, जिस परिवेश में आप और आपका मित्र जो है वो रहता है ना। वो क्या कह सकता है, इससे पूरी तरह परिचित हैं आप। ठीक वैसे ही यहां भी हमको वही करना है। चिंतक क्या कह सकता है ना, ये समझना है। तो इसके लिए हमको क्या समझना होगा? तो इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि भाई वो चिंतक की परिस्थिति क्या है। तो जो चिंतक का आपका विषय है, चिंतक का जो आपका अध्याय है, ये कुछ विषयों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप चिंतक के देश काल को समझ लिए, है ना। चिंतक के देश और काल को समझ लिए। देश और काल का मतलब क्या है कि भाई जो चिंतक है वो किस देश में जन्म ले रहा है, किस देश में उसका विकास हो रहा है, और काल यानी किस समय जन्म ले रहा है ना। अगर ये समझ गए, और दूसरा पॉइंट परिस्थिति। परिस्थिति ये अगर समझ गए, यानी अब मान लो कि जिस देश में जन्म हुआ, जिस काल में जन्म हुआ, उस काल और देश की परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति कहने का क्या मतलब है कि वहां शासन कैसा है, वहां के शासक की स्थिति क्या है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एक जैसे स्थिति है फ्रांस की, और एक स्थिति है ब्रिटेन की। दोनों जगह विचारक हुए हैं, दोनों जगह थिंकर्स जन्म लिए हैं। जैसे एक है यहां पर एडम स्मिथ, है ना। और अब और भी है, जैसे आप मॉन्टेस्क्यू वगैरह के बारे में भी सुन सकते हैं, वो भी है। लेकिन फ्रांस में एक विचारक है जिसका नाम है रूसो।
अब देखिए, एडम स्मिथ जितना खुल के बात कह पाता है उतना एडम स्मिथ खुल के बात नहीं कह पाता है ना। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी परिस्थिति है कि भाई एडम स्मिथ में ज्यादा खुलापन है और रूसो में कम खुलापन है? कारण क्या है? तो अगर आप कारण ढूंढिएगा, अगर आप कारण को निकाल कर लेकर आइए तो आपको दिखेगा कि जो फ्रांस की राज व्यवस्था है उसका निर्माण और जो ब्रिटेन की राज व्यवस्था है उसका निर्माण दोनों अलग अलग तरीके से हुआ है। ब्रिटेन में सामंतवाद टूटा है और फ्यूडलिज्म ब्रेक किया है और उस टूटे हुए सामंतवाद की अवस्था में एक नई व्यवस्था ने जन्म दिया है जिसको आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हो या जिसको आप संवैधानिक राजतंत्र कह रहे हो। लेकिन फ्रांस में सामंतवाद टूटा नहीं, बल्कि फ्रांस में सामंतवाद में समझौता हुआ। तो सामंतवाद में जो पॉलिटी जन्म ली, जो राज व्यवस्था आई, वो समझौता का परिणाम थी। और स्वाभाविक बात है, जब किसी के साथ आप समझौता करते हैं तो उसकी भी बातों को आपको मानना पड़ता है, उसकी भी शर्तों को मानना पड़ता है। तो जब सामंतों ने आपस में समझौता करके और फ्रांस की संघीय व्यवस्था को जन्म दिया तो स्वाभाविक था कि भाई उसमें सामंतों की प्रधानता रहेगी ही रहेगी। इसलिए फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ, एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम बना और उस एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट जाकर किसी भी थिंकर के लिए कुछ बातें कहना संभव नहीं था। ब्रिटेन में यह संभव था क्योंकि ब्रिटेन में सामंतवाद टूट चुका था। इसलिए एडम स्मिथ खुल के बात कहता है और रूसो खुल के बात नहीं कह पाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि विचारक जिस देश में जन्म लेता है, जिस काल में जन्म लेता है, उस देश में, उस काल में वहां की क्या परिस्थिति है, ये भी मायने रखती है उसके विचारों के निर्माण में। तो हमें उस परिस्थिति और परिवेश को समझना होगा, तब जाके हम विचारक को बेहतर तरीके से आत्मसात कर पाएंगे और फिर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रटेंगे तो फिर विचारक समझ में नहीं आएगा। विचारकों का जो खंड है दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में उसका बंटवारा है। जो दो भागों में बंटवारा है वो क्या है? तो एक तो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, और दूसरा है भारतीय राजनीतिक चिंतन। अब ये जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राचीन भारतीय चिंतन, एक प्राचीन भारतीय चिंतन और दूसरा आधुनिक भारतीय चिंतन, है ना। आधुनिक भारतीय चिंतन, है ना। तो प्राचीन भारतीय चिंतन, आधुनिक भारतीय चिंतन। प्राचीन भारतीय चिंतन, इसमें यह जानेंगे हम लोग कि प्राचीन भारतीय चिंतन की विशेषता क्या है, मनु, कौटिल्य, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा यहां जानने का प्रयास करेंगे। और आधुनिक भारतीय चिंतन में महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खां, पंडित नेहरू, अंबेडकर, अरविंद घोष और इसके अतिरिक्त
जो उस स्वतंत्रता संग्राम जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये जैसे लोग जो होंगे वो इस आधुनिक भारतीय चिंतन के पार्ट में आएंगे। तो ये दो भागों में इसको बांट के हम लोगों को पढ़ना है, दो भागों में इसको हम लोग लेकर चलेंगे। मैं शुरू कर रहा हूं भारतीय राजनीतिक चिंतन की इस परंपरा को, है ना। भारतीय राजनीतिक चिंतन की इस श्रृंखला को शुरू करेंगे और एक एक करके हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या कह सकता है ना। तो जब प्राचीन भारतीय चिंतन के बारे में आप बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय चिंतन जो है वो उस यूरोपीय चिंतन से बहुत पुराना है। जो यूरोप में चिंतन आया उस चिंतन के बहुत पहले से भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास होता आया है। 1000 ईसा पूर्व में 1000 BC का वह समय है जिस समय यूरोप में सिविलाइजेशन शुरू हो रही है, वहां पर सभ्यता की शुरुआत होती है। और देखिए, जो ये 1000 BC का समय है, इसी समय इसको आयरन एज के नाम से जाना जाता है ना। इसको लौह युग कहते हैं। और इसी समय से यूरोप की सभ्यता की शुरुआत होती है। तो जो यूरोप की सभ्यता इस समय शुरू हो रही है, आप यदि उसको देखिएगा तो यूरोप की सभ्यता आपको दिखेगी एक तो ग्रीक सभ्यता के रूप में, है ना, और दूसरी रोमन सभ्यता के रूप में। तो जो आपको ग्रीक सभ्यता दिखेगी, ये ग्रीक सभ्यता जो है वो 1000 BC से 500 BC तक ये सभ्यता आपको दिखेगी। और अगर रोमन सभ्यता के बारे में आप बात कर लीजिए तो ये 500 BC से 500 AD के बीच ये सभ्यता दिखेगी, है ना। तो अब आप देखो कि इस 1000 BC इस समय अगर आप थोड़ा सा भारतीय सभ्यता को देखने की कोशिश करो तो इस समय भारत में जो समय चल रहा है उसको हम उत्तर वैदिक काल का समय कहते हैं, है ना। लेटर वैदिक पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड के पहले एक अर्ली वैदिक पीरियड और उसके पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत में हो चुकी है। वो आपके इतिहास में वह उपस्थित है। तो चिंतन तो उसी समय से भारत में मौजूद ही रहा है ना। चिंतन की उपस्थिति तो उसी समय से आपको वहां दिखाई पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो शल्य चिकित्सा का पहला प्रमाण आपको कालीबंगा से उस समय मिलेगा। अब आप अंदाजा लगाओ कि भारत में इस तरह की कितनी पुरानी परंपराएं मौजूद रही हैं। और वैदिक काल में तो ये अपने एकदम चरम पे रहा है भारत का चिंतन। तो जब यूरोपीय सभ्यता की शुरुआत हुई, यूरोपीय सभ्यता शुरू हुआ, उस सभ्यता के पहले से भारत में सभ्यताओं की प्रक्रिया शुरू है ना। वो सभ्यताएं भारत में दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे कई लोग हैं जो यूरोपीय
जो चिंतक हैं जैसे सुकरात हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, उनसे पहले वे लोग भारत में राज्य शास्त्र पर अपने ग्रंथ जो हैं वो लिख चुके हैं, है ना। वो राज्य शास्त्र के अपने ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। वो बहुत पहले जब भारत में या ऐसे कहो कि आप यूरोप में जब इन सब चीजों की विकास होना शुरू हुआ, ये राज्य कला का या शासन कला के ऊपर ग्रंथ लिखने का, उसके पहले भारत में ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे गणतंत्र की व्यवस्था ही अगर बात किया जाए तो भारत में बौद्ध जैन काल में गणतंत्र दिखेंगे। आगे चलकर जो वहां पर नगर राज्य स्थापित होते हैं यूरोप यूनान में, उसके पहले से भारत में ये गणतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं वो मौजूद रही हैं। तो भारत का जो ये प्राचीन भारतीय चिंतन रहा है ये बहुत पुराना रहा है। और एक और भी बात है कि भारत का ये प्राचीन जो चिंतन है ये हिंदू राजनीतिक चिंतन की संज्ञा इसको दी जाती है। इसको कहा जाता है कि ये हिंदू राजनीतिक चिंतन है। स्वाभाविक बात है कि उस तत्कालीन समय में याद करिए, जिस समय भारत में इस चिंतन का विकास हो रहा है, खासकर वो वैदिक काल वगैरह का जो समय है, उस समय भारत में दूसरे धर्म का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है। भारत में वही एक ही धर्म था, वो सनातन धर्म, जो सभी लोग उसका पालन किया करते थे और सभी लोग उसी के अनुसार चला करते थे। हड़प्पा काल में स्वस्तिक का चिन्ह मिला करता है, किसी और चीज का साक्ष्य किसी काल में, चाहे वह हड़प्पा हो चाहे वह वैदिक हो, नहीं मिला है। तो स्वाभाविक बात है जो लोग थे, जैसी मानसिकता थी, जैसा समाज था, चिंतन भी वैसा ही होगा, क्योंकि चिंतन तो देश काल और परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर वो प्राचीन भारतीय जो चिंतन रहा है उसे एक हिंदू राजनीतिक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। और वह चिंतन आगे चलकर तब तक विकसित होता रहा जब तक भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हो गई, है ना। जब तक भारत में पूरी तरीके से 1206 ईस्वी के बाद जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ तो उस 13वीं 14वीं सदी तक ये हिंदू राजनीतिक चिंतन का विकास होता रहा। लेकिन 13वीं 14वीं सदी आते आते अब धीरे धीरे एक नए प्रकार की चिंतन पद्धति भी जन्म लेने लगी और वो एक नई धारा का भी विकास उस समय हमको दिखाई पड़ेगा। ये जो भारत का प्राचीन हिंदू राजनीतिक चिंतन है, इसको आप ब्राह्मणवाद के उद्धार के रूप में भी या ब्राह्मणवाद के उद्भव के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। यह चिंतन आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ है। इसमें आध्यात्म को पर ज्यादा बल दिया गया है और कहा गया है कि आध्यात्म और ज्ञान ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। तो ज्ञान को ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो ईश्वर का साक्षात स्वरूप है और सब व्यक्ति को इस पूरी सृष्टि में एक नियत स्थान दिया गया है और उसी स्थान के अनुसार उस व्यक्ति को अपना पालन करना है और जो स्थान है उसके अनुसार उसका कर्तव्य है, उसी कर्तव्य का उसको पालन करना है। और कहता है ये प्राचीन भारतीय चिंतन कि यदि कोई उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है, यानी अपने स्थान के अनुसार नियत कर्तव्य को नहीं पूरा करता है, तो फिर उसे दंड देने की जरूरत है। और इसके लिए प्राचीन भारतीय चिंतन दंड नीति की वकालत करता है ना। इसके लिए वो दंड देने की भी बात करता है ना। तो ये प्राचीन भारतीय चिंतन की परंपरा यही रही है ना। इसी परंपरा से इस चिंतन का जो है वो विकास हुआ है। हम जो भारत में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो प्रमुख ध्येता लोग हैं, जो प्राचीन भारतीय चिंतन के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता वर्ग है, उसमें कई लोग हैं, है ना। उसमें कई लोगों का नाम है, लेकिन उसमें सर्वप्रमुख नाम कौटिल्य का है। मनु भी है, कौटिल्य के बाद मनु को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहला विचारक जो हम लोगों के बीच आ रहा है वह विचारक है कौटिल्य, है ना। आइए,
कौटिल्य, है ना। सब लोग नाम से तो परिचित ही होंगे कि भाई कौटिल्य कौन है। कौटिल्य के कई नाम हैं। कौटिल्य को कभी विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य को कभी चाणक्य कहते हैं, है ना। कौटिल्य 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का विचारक है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का विचारक है। जन्म भारत में हुआ है और कौटिल्य को प्राचीन भारतीय चिंतन की परंपरा से जोड़ा जाता रहा है ना। कौटिल्य को इस प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधारा से जोड़ा जाता रहा है और ऐसा कहें कि वह इस प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य नेतृत्व करता है। कौटिल्य की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य अपने इस अर्थशास्त्र की पुस्तक के लिए जाना जाता है, चर्चित है ना। मनु और कौटिल्य में थोड़ा यही अंतर हो जाता है। दोनों प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधारा से जुड़े हैं और दोनों के विचारों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कौटिल्य मनु से थोड़ा डिफर करता है। वो एक यहां भी है। मनु धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, कौटिल्य अर्थ को ज्यादा प्राथमिकता देता है ना। अर्थ को ज्यादा महत्व देता है और इसलिए उसकी जो ये अर्थशास्त्र की पुस्तक है, ये अर्थशास्त्र की पुस्तक उसकी ख्याति का सबसे प्रमुख कारण है। इस जो ये अर्थशास्त्र है, अब आप कहेंगे कि ये अर्थशास्त्र अर्थ पर लिखी हुई पुस्तक है, तो नहीं। अर्थशास्त्र एक, अगर आप देखिए तो अर्थशास्त्र राज्य शिल्प पर लिखी हुई पुस्तक है। राज्य शिल्प पर लिखी हुई पुस्तक है, यानी राज्य कैसे बनेगा, राज्य कैसे होगा, इस पर यह पुस्तक लिखी गई है। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहां अब इस अर्थशास्त्र का जो मतलब है, देखिए कौटिल्य जो है ना, वो एक व्यवहारिक चिंतक है, वो बहुत व्यवहारिक बात करता है। इसलिए मृत्यु पर्यंत जो बातें होती हैं उस पर कौटिल्य को बहुत भरोसा नहीं है, उस पर बहुत विश्वास नहीं है। और इसीलिए कौटिल्य जो प्राचीन भारतीय चिंतन में 4 चीजें थी ना, वो 4 चीजों को आप देखिएगा तो जो 4 चीजें उस समय हमें दिखाई पड़ती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो जो ये 4 चीजें थी, इसमें वो मोक्ष पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता है ना। वो मोक्ष पर बहुत अधिक बात नहीं करना चाहता है और कहना है उसका कि भाई धर्म जो है वो लोगों को, जो ये धर्म के बारे में वो बात करता है तो कहता है कि ये धर्म जो है वो लोगों को दायित्व बोध कराता है। क्या कराता है? दायित्व बोध कराता है, यानी दायित्व की जानकारी कराता है ये धर्म, है ना। अर्थ के बारे में उसका कहना है कि भाई अर्थ जो है वो यह वह साधन है ना,
अर्थ वह एक मीन्स है, वह साधन है जिससे दायित्व बोध को प्राप्त किया जा सकता है ना। दायित्व बोध को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात वो कह रहा है कि भाई धर्म का मतलब है दायित्व बोध। अर्थ का है कि भाई अर्थ वह साधन है जिससे आपके ऊपर जो दायित्व है उस दायित्व को प्राप्त करना चाहिएगा ना आप। तो जब आप उस दायित्व को प्राप्त करना चाहिएगा तो कोई साधन होगा जिससे आप उस दायित्व को प्राप्त करना चाहिएगा। तो वह साधन क्या है? तो कहता है कि वह साधन है अर्थ। यानी अर्थ के बदौलत, अर्थ के माध्यम से आप उस दायित्व तक पहुंच सकते हैं जो कि आपके ऊपर आया है। ठीक है। और मोक्ष के बारे में उसका बहुत हद तक कुछ कहना नहीं है। कौटिल्य धर्म और अर्थ में जो ये धर्म और अर्थ की जो बातें हैं, इस संबंध में वह कहता है कि भाई जो धर्म और अर्थ है ये दोनों के बीच जो संबंध है वह फल और तना का है ना। धर्म और अर्थ के बीच का संबंध कैसा है? तो कहता है कि फल और तना का है। यानी यदि धर्म फल है, यदि धर्म जो है वो फल है, तो इस तक पहुंचने का जो सहारा है, यानी अगर पेड़ पे फल लगा हुआ है तो उस तक पहुंचने के लिए तना का सहारा लेना होगा। यानी यदि धर्म फल है तो उस धर्म तक पहुंचने के लिए आपको इस अर्थ रूपी तना का सहारा लेना होगा, तभी जाके आप उस धर्म रूपी फल तक पहुंच सकते हैं। अर्थात सीधा अर्थ है कि अर्थ के बिना धर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता है ना। यानी यदि धर्म जो है वो यदि साध्य है तो अर्थ क्या है? उसका साधन है ना। यदि धर्म साध्य है, टारगेट है, गोल है, तो मीन्स जो है उसका क्या है? साधन क्या है? अर्थ। ये संबंध बताता है वो धर्म और अर्थ के बीच। मोक्ष पर तो ऐसे भी वो बात नहीं करता, क्योंकि वो एक व्यवहारिक चिंतन है और मृत्यु पर्यंत होने वाली बातों पे वह बहुत भरोसा नहीं करता है, वो बहुत उस पर चर्चा नहीं करता है। और काम की बातें काम शास्त्र में व्याख्यायित हैं, इसलिए कौटिल्य से उसका भी कोई बहुत अधिक लेना देना नहीं है ना। कई लोग हैं जो अब इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप इससे इंटरलिंक करिए, इसको जोड़ने का कोशिश करिए क्या है। तो अब यदि इसको आप जोड़ने का कोशिश करेंगे तो देखिए, कौटिल्य अपने चिंतन में जो राज्य शब्द है, एस्टेट को अपने आप में ही साध्य मान लेता है और कहता है कि राज्य हित ही सर्वोपरि है। वह राज्य को अपने आप में ही साध्य मानता है और कहता है कि राज्य हित सर्वोपरि है। यानी कौटिल्य का यह मानना है कि भाई जो सामाजिक जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है, उसमें राज्य को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए, उसमें राज्य को सर्वोच्च स्थान
सर्वोच्च स्थान यानी वह राज्य को नैतिकता के सिद्धांत से अलग करता है और वह मानता है कि भाई अगर राज्य के हित के लिए कुछ भी करना हो तो किया जाना चाहिए, इसके लिए नैतिकता को भी परे रखने की बात करता है। और मनु का यहां इससे थोड़ा अंतर है। मनु धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, नैतिकता को सबसे ऊपर रखते हैं, राज्य हित को नहीं। और चूंकि राज्य हित को प्राप्त करने के लिए कोई भी कुटिल कार्य किया जा सकता है, कोई भी कुटिल कार्य करने की आजादी देता है कौटिल्य, और इसीलिए जो कौटिल्य का यह एक कल्पित नाम आपको कौटिल्य दिखता है, यह शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि उसने राज्य को हर वह कुटिल कार्य करने की आजादी दी है। और इस आधार पर जो उसने अपनी एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, अब इसको देखिए, कहता है कि राज्य अपने आप में साधन है, यानी राज्य हित सर्वोपरि है। और यह कहता था कि भाई धर्म क्या है, तो धर्म दायित्व बोध है। धर्म क्या है, तो धर्म दायित्व बोध है। जब धर्म दायित्व बोध है और राज्य के हित को प्राप्त करना ही क्या है, धर्म है, राज्य के हित को प्राप्त करना जब यही धर्म है, तो थोड़ा पीछे लौटिए। कहता था कि इस धर्म को प्राप्त करने का साधन क्या होगा, अर्थ, है ना, अर्थ। तो यहां अर्थ का मतलब है कि भाई ऐसी भूमि, ऐसा क्षेत्र जिस पर मनुष्य रहता हो, जिस पर मनुष्य बसा हो, ऐसा क्षेत्र है क्या, अर्थ। यानी राज्य के हित को प्राप्त करना यह धर्म है, तो उस धर्म तक पहुंचने के लिए उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का यह काम है कि ऐन कैन प्रकारेण आप इस राज्य हित को प्राप्त करिए। और इसीलिए जो उसका ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो किसी अर्थ के विषय पर नहीं, बल्कि राज्य के शिल्प पर, राज्य कैसे बनेगा इस पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है ना। तो इस पर थोड़ा सा एक विवरण है जिसको नोट करना चाहिए, जिसको जानना और समझना चाहिए। लिखिएगा कि कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य के विषय में कौटिल्य का मानना है कि राज्य का जन्म लोगों को सुरक्षा देने और धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से हुआ है। धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से हुआ है। कौटिल्य एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है, कौटिल्य एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जिसमें मत्स्य न्याय की स्थिति है, जिसमें
मत्स्य न्याय की स्थिति है, जिसके अंतर्गत हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खा जाती है। यह स्थिति बलवान के न्याय अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति है। यहां धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। यहां धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए राज्य का जन्म हुआ है। एवं राजा को धर्म की स्थापना का दायित्व दिया गया है। धर्म की स्थापना का दायित्व दिया गया है। राजा राज्य के सुचारू शासन से उस स्थिति का निर्माण करता है जिसमें न्याय उपलब्ध हो सके। इस प्रकार चूंकि राज्य धर्म की स्थापना करता है, अतः राज्य शिल्प की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में की गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम से भले ऐसा लगता है, अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम से भले ऐसा लगता है कि यह आर्थिक सिद्धांतों पर लिखी हुई पुस्तक है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह राज्य शिल्प पर लिखी हुई पुस्तक है। यह राज्य शिल्प पर लिखी हुई पुस्तक है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। कौटिल्य राज्य हित को सर्वोपरि मानते हुए उसे नैतिकता के सिद्धांत से परे रखते हैं।
उसे नैतिकता के सिद्धांत से परे रखते हैं। कौटिल्य के इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, कौटिल्य के इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में, केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में कहा है कि कौटिल्य के विचार में अर्थ का तात्पर्य, कौटिल्य के विचार में अर्थ का तात्पर्य ऐसी भूमि या क्षेत्र से है जहां लोग निवास करते हैं। अतः अर्थशास्त्र एक ऐसी संहिता है, अर्थशास्त्र एक ऐसी संहिता है जो भूमि अर्जित करने और उसकी अभिवृद्धि करने, जो भूमि अर्जित करने और उसकी अभिवृद्धि करने के उपायों का निरूपण करती है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग इकोनॉमिक्स के अर्थ में किया जाता है, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेच्य विषय, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेच्य विषय पॉलिटिक्स या राज्यशास्त्र है। हाँ? और मूल रूप से इस किताब को आप एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि इस किताब को आप एक प्रशासन के व्यवहारिक ग्रंथ के रूप में भी इसका वर्णन कर सकते हैं। डॉक्टर अल्तेकर ने स्पष्ट रूप से कहा है इस पुस्तक के बारे में कि यह न केवल एक ग्रंथ है, न केवल एक सैद्धांतिक बातों का समूहन है, बल्कि यह प्रशासन की एक व्यवहारिक प्रारूपण भी है ना। यानी किस प्रकार से प्रशासन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से प्रशासन करना है, इन सारे बातों की चर्चा कौटिल्य ने अपने इन बातों में की है ना। अब आइए हम कौटिल्य के एक एक करके सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है ना, उसी तरह से कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का प्रभुसत्ता का सिद्धांत है ना, ये सारी चीजें भी एक एक करके आएंगी। आइए हम बात करें हेडिंग बनाकर कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में है ना। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत की चर्चा, जिसकी वर्णन कौटिल्य ने किया है,
कौटिल्य के इस सप्तांग सिद्धांत को अगर आप देखें तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य की यह एक नई देन है ना। कौटिल्य का यह समाज को दिया हुआ एक उपहार है। इसमें कौटिल्य का कहना है कि भाई जो राज्य का निर्माण होता है वह 7 अंगों से मिलकर होता है। जिस प्रकार शरीर के अंग मिलकर और शरीर को निर्मित करते हैं और शरीर की प्रगति में सहायक होते हैं, उसी प्रकार ये 7 अंग जो राज्य के हैं वो मिलकर राज्य को बनाते हैं और वो राज्य की प्रगति में सहायक होते हैं। देखो, पश्चिम में भी एक विचार है आंगिक सिद्धांत, है ना, लेकिन पश्चिम के आंगिक सिद्धांत और कौटिल्य के इस सप्तांग सिद्धांत में अंतर है ना। थोड़ा दोनों के भी, हालांकि तुलनात्मक बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इस सप्तांग सिद्धांत को एक ओवरव्यू देता हूं मैं बस, है ना। उसके बाद फिर इसको हम लोग लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य में ही आया, मनु में भी था। ये सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिंतन की मुख्य विशेषता है ना। उसकी यह एक मुख्य विशेषता है प्राचीन भारतीय चिंतन का सप्तांग सिद्धांत, और आपको मनु में भी मिलेगा, कौटिल्य में भी मिलेगा, ये मिलेगा आपको ये सप्तांग सिद्धांत की चर्चा। शुक्र जो शुक्राचार्य हैं, शुक्र नीति लिखा, उसमें भी ये चीजें आपको मिलेंगी। तो कौटिल्य का इसमें यही मानना है कि भाई जो राज्य बना है वो 7 अंगों से मिलकर बना है ना। वो उसका निर्माण जो हुआ है वो 7 अंगों से मिला है। अब उसमें पहले 7 राज्य के चीजों को समझिए। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, है ना, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, है ना, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, कोष, दंड, या इसको सेना भी कह सकते हो आप, है ना। और 7वां नंबर एक है मित्र, है ना। 7वां आप मित्र कह सकते हैं या सुहृदय भी कह सकते हैं उसको, है ना, सुहृदय या मित्र। अब कौटिल्य जो हैं वो कहते हैं कि भाई इसका अलग अलग, अब 7 अंग से इसकी तुलना करते हैं। वो क्या है? तो कौटिल्य स्वामी को कहते हैं ये सिर है, स्वामी को कहते हैं ये सिर है ना। अमात्य को कहते हैं ये आंख है, अमात्य को कहते हैं ये आंख है ना। जनपद को वे कहते हैं कि जनपद जो है वो जंघा है, जनपद जो है वो जंघा है। दुर्ग की अगर आप बात करें तो वे दुर्ग को कहते हैं कि भाई दुर्ग जो है वो भुजा है ना, वो भुजा है। कोष को वे कहते हैं कि ये मुख है ना, ये मुख है ना। उसी तरह से सेना या दंड को वे फिर एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई वो मस्तिष्क है ना, वो मस्तिष्क है। और उसके बाद एक नाम देते हैं वो जिसको आप सुहृदय या मित्र कहते हो, उसको वे कहते हैं कि ये कान है ना। इस प्रकार से कौटिल्य ने इन
7 अंगों के आधार पे सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, सप्तांग सिद्धांत की बातें की हैं। अब ये सप्तांग सिद्धांत का हमें व्याख्या भी करना होगा। भाई स्वामी है, उसे सिर क्यों कहा जाए और उसमें कौन कौन चीजें शामिल होंगी, उसमें कौन कौन सा वर्ग जो है वो आएगा, कौन कौन सी चीजें उसमें समाहित होगी, है ना। ये सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे। तो अगर स्वामी को सिर कहने का क्या मतलब है, स्वामी को अगर वो सिर कह रहे हैं तो सिर कहने के पीछे उनका स्पष्ट मानना है कि भाई स्वामी सिर है, यानी किसी भी अगर आप इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को लीजिए तो सिर से ही उस व्यक्ति की पहचान होती है ना। सिर से ही पहचाना जाता है कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं, एक्स कौन है, वाई कौन है, ये सिर से ही पहचान में आता है। तो उसी प्रकार जो किसी राज्य का स्वामी है, उस स्वामी से ही उस राज्य की पहचान होती है ना। यानी स्वामी जो है वो राज्य का पहचान है ना। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया है, इसको सिर नाम दिया है कि जिस प्रकार एक शरीर की पहचान उसके सिर से होती है, वैसे ही राज्य की पहचान उसके स्वामी से होती है ना। अब इसकी डिटेल चर्चा मैं फिर अगले एपिसोड में आपके साथ करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।